जब आपकी शादी हुई थी तो आपने नॉर्मली लोग 7 वचन लेते हैं लेकिन आपने 6 वचन लिए थे। तो उस टाइम पे उनका क्या रिएक्शन था? साथिया तूने क्या किया। एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको इस बात का एहसास हुआ हो कि नहीं अब मुझे पॉलिटिक्स में कदम रखना है, वो पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा था? जनता के लिए जो आपकी जवाबदारी है, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी कहीं पे चूक गए तो आपको ये कभी ऐसा डर नहीं सताया कि मुझे वापस वो भरोसा नहीं मिल पाएगा या ऐसा कुछ? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। अभी कुछ दिन पहले धमतरी में एक ट्रिपल मर्डर हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर कानून का कोई खौफ नहीं था। वो जब पुलिस उनको गिरफ्तार भी करी तो वो लोग विक्ट्री साइन दिखाते हुए, खूब हंसते हुए जीप में चढ़ रहे थे पुलिस की। तो ये स्थिति क्यों आ रही है? उनकी मानसिक दशा का परीक्षण होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं गजल शर्मा। IBC 24 प्रेजेंट्स माइंड समिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को पूरे 2 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में ये कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है ताकि बीजेपी सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में कितना कुछ काम हुआ है इन 2 सालों में, उसका लेखा जोखा जान सके। हमारे साथ इसी कड़ी में बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, छत्तीसगढ़ के धरसीवा से विधायक, इसके साथ साथ बहुत ही जाने माने कलाकार अनुज शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। बहुत बहुत आभार। तो अनुज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार हैं और अब आपने राजनीति में भी कदम रख लिया है, लेकिन अपने कॉलेज के दिनों में, लड़कपन के उस दौर में आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही, या फिर हमने तो ऐसा भी सुना है कि आप एक लड़की को भगा कर ले गए थे? क्या होता है कि आप सार्वजनिक जीवन में जब होते हैं तो आपके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं। मेरी लाइफ में ऐसा तो नहीं रहा, क्योंकि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो जद्दोजहद थी जीवन में, वो इस तरफ ध्यान नहीं जाने दिया कभी। करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान था मेरा, और जिनके साथ ऐसी भावना जागी वो आज मेरी धर्मपत्नी है, मेरे 2 बच्चों की मम्मी है। तो कॉलेज लाइफ में तो ऐसा नहीं रहा मेरे साथ। तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया हो या फिर आपने किसी को प्रपोज किया हो? नहीं, मुझे प्रपोज किया था किसी ने। उस किस्से के बारे में थोड़ा बताइए। ये था कि उन्होंने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मुझे ये बात समझ में आई कि ये उस चीज़ के लिए समय नहीं था। कि उस समय मेरा करियर मेरी प्राथमिकता थी, तो मैंने उनसे कहा कि हम 5 साल बाद बात करेंगे। जब देखिए, अक्सर लोग अपने करियर में इधर-उधर डिफोकस हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उस वक्त मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं इन चीज़ों पे ध्यान दे पाता। मेरी प्राथमिकता दूसरी चीज़ें थी, उस समय करियर था। तो मैंने बोला कि अभी मेरी प्राथमिकता मेरा करियर है, तो हम 5 साल बाद बात करेंगे। तो 5 साल तक रुकता कौन है? तो आप नहीं रुके या वो नहीं रुकी? नहीं, वो नहीं रुकी। फिर बाद में फिर उन्होंने कहा, मैं बोला कि नहीं, अब मैं अपने रास्ते चलूँगा। अच्छा, चलिए ठीक है। आप एक्टिंग में हैं, अभी भी आप सक्रिय हैं। एक्टिंग एक बहुत ही अलग प्रोफेशन है और राजनीति में एक अलग ही है। तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको इस बात का एहसास हुआ हो कि नहीं अब मुझे पॉलिटिक्स में कदम रखना है, वो पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा था? देखिए, मुझे सिनेमा में काम करते 23-24 साल हो गए थे, और एक कलाकार के तौर पर मैं लगातार काम कर रहा था। एक स्टेज पे परफॉर्मर के तौर पर मैं लगातार काम कर रहा था। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैं शामिल होता था। यूनिसेफ का मैं सेलिब्रिटी एडवोकेट था। ऐसी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी। क्लीन इंडिया मिशन का ब्रांड एम्बेसडर था। ऐसे बहुत सारे मैं काम लगातार कर रहा था। लेकिन एक कलाकार के तौर पे काम करते-करते लगता है कि आपके कार्य क्षेत्र को आपको एक स्पैन की ज़रूरत होती है। आप अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे राजनीति एक अच्छा माध्यम लगा, जिसके ज़रिए आप बेहतर और बड़े तौर पे काम कर सकते हैं। आप नीति निर्धारक हो सकते हैं। इसमें जहाँ कानून बनता है, आप जब उस लेजिस्लेटिव असेंबली के जब आप मेंबर होते हैं, तो यहाँ क्या कानून बन रही है, उसमें आपकी राय मायने रखती है। तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए मुझे राजनीति में काम तो करना इसके लिए चाहिए। आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी, एक तो बचपन से मैं एक
कार्यकर्ता के रूप में बहुत सारा काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी 370 हटाना जानती है, भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद को समाप्त करना जानती है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम कहने वाली पार्टी है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, इस भावना के साथ काम करने वाली एक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करती है। और आप देख लीजिए, हमारे आज तक जो प्रधानमंत्री हुए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, चाहे अटल जी हों या मोदी जी हों, उन्होंने देश में अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में इतिहास गढ़ा है। तो ये बात मेरे मन में थी और मैं हमेशा चाहता था कि ऐसी पार्टी के साथ जुड़ूं जो परिवार के लिए नहीं, देश के लिए काम करती है। अगर अभी आपको राजनीति या एक्टिंग में से कोई एक चीज़ चुननी पड़े, या फिर आपको ज़्यादा पसंद कौन सी अगर मैं कहूँ तो आप क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, राजनीति या फिर एक्टिंग? देखिए, इसका वही जवाब है जो आप किसी व्यक्ति से पूछें, आप बिना अनाज के रह सकते हैं या बिना पानी के। तो मैं यही कहूँगा कि राजनीति और अभिनय, एक आर्टिस्ट के तौर पे काम करना मेरे लिए अन्न और पानी की तरह है। ना अन्न के बिना जीवन संभव दिखता है, ना पानी के बगैर। अच्छा, तो आप दोनों ही चुनेंगे? बिल्कुल, और उसमें संतुलन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक किसान राजनीतिज्ञ होता है, एक वकील राजनीतिज्ञ होता है, जैसे एक कोई बिजनेसमैन राजनीतिज्ञ होता है, और वैसे ही मैं एक कलाकार हूँ जो राजनीतिज्ञ हूँ। ऐसा नहीं है कि जो बड़े किसान हैं वो लोग राजनीति में आने के बाद, विधायक बनने के बाद या मंत्री सांसद बनने के बाद अपनी किसानी नहीं छोड़ देते हैं, और ना ही कोई बिजनेसमैन अपनी दुकान बंद कर देते हैं या बिजनेस बंद कर देते हैं। वैसे ही मैं एक कलाकार के तौर पर, मेरा पेशा अभिनय का है और राजनीति में मैं काम करता हूँ। तो जैसे बाकी प्रोफेशन है वैसे ही मेरा भी प्रोफेशन है। तो आप ये बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? मतलब जैसे कि आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि एक्टिंग में आप हैं और आप पॉलिटिक्स में भी हैं, तो इस दौरान जनता के लिए जो आपकी जवाबदारी है, अगर आप उसमें थोड़ा-सा भी कहीं पे चूक गए, तो आपको ये कभी ऐसा डर नहीं सताया कि मुझे वापस वो भरोसा नहीं मिल पाएगा या ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा नहीं होता। अगर आप काम में संतुलन बना, देखिए 24 घंटे का समय आपके पास भी है, 24 घंटे का समय मेरे पास भी, 24 घंटे का समय नरेंद्र मोदी जी के पास भी है। और अगर आप अपने समय को व्यवस्थित करके चलें, और उस बिजनेसमैन नेता के पास भी है, उस किसान नेता के पास भी 24 घंटे का ही समय, जितना समय उनके पास है जीवन में, उतना ही समय मेरे पास भी है। उसमें हम संतुलन करके जब काम करते हैं तो होता है। एक अधिकारी जो काम करता है उसको अपने ऑफिस के साथ साथ अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां होती हैं, उसमें संतुलन बनाना होता है और हम बना लेते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम या बड़ा चैलेंज नहीं होता है। दूसरी बात यह होती है कि प्राथमिकता क्या होती है। तो प्राथमिकता निश्चित तौर पे मेरे क्षेत्र की जनता मेरी पहली प्राथमिकता होती है। और हाँ, एक बात और, कि इससे काम तो फर्क पड़ा है। यानी पहले जिस तादाद में मैं काम कर पाता था, अभी थोड़ा सा उसके लिए समय कम मिल पाता है। तो आपको इस बात का कोई दुःख है कि नहीं? नहीं, क्योंकि आपके ऊपर दूसरी ज़वाबदारियाँ आ गई हैं, तो उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और निश्चित तौर पे आप बोलेंगे तो प्राथमिकता तो क्षेत्र ही होती है। पॉलिटिक्स में आने के बाद काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में बदला होगा फॉर जी। श्योर। तो क्या चेंजेस आए हैं, और मतलब आपकी पर्सनालिटी से लेकर आपकी इनकम में, और क्या कुछ अफेक्ट हुआ है? देखिए, एक तो जब आप आर्टिस्ट थे तो आप अपने मूड से, मिजाज से चलते थे। आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। यहाँ ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं निश्चित तौर पे, एक राजनीतिज्ञ के तौर पे, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे। और यहाँ आपको पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है। जब विधानसभा की कार्रवाई होती तो बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है समय-समय पे। आपको बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ता है, और आपकी ट्रैवलिंग बहुत बढ़ जाती है। बहुत ट्रैवलिंग बहुत करते हैं आप, यानी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। पहले भी मैं बहुत ट्रैवल करता था, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। यानी पहले ही मेरी ट्रैवलिंग से सब परेशान रहते थे, अब तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि चैलेंजेस तो रहते हैं सार्वजनिक जीवन में। और कई बार ऐसा भी होता है जिसमें आपका कोई दोष नहीं होता है, वो भी दोष आपके ऊपर मढ़ दिया जाता है। जिसमें आपकी कोई गलती नहीं, उसमें भी गलत आप सही भी करते हैं तो सही को भी गलत साबित कर दिया जाता है। ये राजनीति में आने के बाद ऐसा होता है। जो कई आपके प्रशंसक होते हैं, जो सिर्फ इसलिए कि आप राजनीति में आ गए, वो आपकी वही बातें उनको अच्छी नहीं लगती जो पहले बहुत अच्छी लगती थी। तो ये कई बार लोगों का नज़रिया बदल जाता है, इससे बहुत कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप तो अपने एक मिशन को लेके
काम करने आए हैं कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करने आया हूँ, तो उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए आया हूँ। तो मेरा उद्देश्य वो है और मैं उसमें अडिग रहने वाला आदमी हूँ। जब मैंने ऐसा कहीं सुना था कि जब आपकी शादी हुई थी, तो आपने नॉर्मली लोग 7 वचन लेते हैं, लेकिन आपने 6 वचन लिए थे। इसके पीछे की वजह क्या है? वो हुआ ये था कि मैं फ़िल्मों में अभिनय करता हूँ, तो 6 वचन दिए, तो 7वां वचन ऐसा था कि आप पराई स्त्री की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेंगे, इस तरह की बात थी। तो मैंने बोला भई मैं तो सिनेमा में काम करता हूँ और मुझे नज़र उठा के देखना पड़ता है, प्यार भरी निगाह से एक्टिंग करते हुए मुझे देखना पड़ता है, इस वचन को मैं कैसे दूँ? तो उस बात को मैंने कही थी और ये एक हँसी-मज़ाक का विषय था। और मैंने अपनी पत्नी से भी कहा भई देखो, इससे तो हमारा घर चलता है, ये मेरा प्रोफ़ेशन है कि मैं अभिनय करूँ, कभी गुस्से में, कभी प्यार से, कभी रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। जो अलग-अलग रस डायरेक्टर होते कहते हैं, हैं। अलग-अलग रस जो होते हैं, तो ये बात तब की है शादी की। तो उस टाइम पे उनका क्या रिएक्शन था? तो वो राज़ी थी, कोई बात तो ही नहीं। 6 वचन में ही शादी हो गई जी, आपकी। जी। बहुत खूबसूरत। जब आपने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी या फिर जब आप सीख रहे थे, वो जब आपका दौर था कॉलेज टाइम पे या जैसा भी, उस टाइम पे आपका कोई ऐसा रोल मॉडल बॉलीवुड से या फिर आप किसको सबसे ज़्यादा फ़ॉलो करते थे? हॉलीवुड या बॉलीवुड कहीं से भी? देखिए, सच कहूँ तो मैंने कभी किसी को फ़ॉलो नहीं किया। आप कभी भी मेरा अभिनय देखेंगे तो मैं किसी को कॉपी करता हुआ नहीं देखूँगा। मैं इंस्पायर हुआ और एक से नहीं सैकड़ों लोगों से इंस्पायर हुआ। मुझे अगर आपकी कोई अच्छी बात लगेगी तो उस बात को मैं सीख जाऊँगा और मैं अपने जीवन में उस अच्छी बात को लाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने ऐसा एक नहीं कई लोगों से सीखा है और बार-बार सीखा है। अगर आप कहेंगे तो मुझे अमिताभ बच्चन जी के काम करने का अंदाज़ अच्छा लगता है। मैंने बहुत गुरुदत्त की फ़िल्में मैंने देखी थी, तो वो बहुत कमाल के डायरेक्टर, एक्टर थे। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका काम मुझे अच्छा लगता है, जो अपने कैरेक्टर के लिए बहुत समर्पित होकर काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो उस दौर का कोई एक ऐसा गाना या डायलॉग आपको याद आ रहा हो तो आप थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को सुनाइए? हमारे दौर में बहुत अच्छे गाने थे, एक गाना मुझे बहुत पसंद है, वो फ़िल्म का है, लव फ़िल्म का है। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे बहुत प्यार। शानदार, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़, वो जो आपने थ्रो दिया है वो बहुत खूबसूरत था। चलिए अब बात करते हैं राजनीति की। तो आपने कहा जैसा कि शुरुआत में ही कि आप छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए और छत्तीसगढ़ी कल्चर के लिए को प्रमोट करने के लिए आप राजनीति में आए हैं। तो आप भाजपा से बिलॉन्ग करते हैं। इसके बाद भी विपक्ष लगातार ये आरोप क्यों लगाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो छत्तीसगढ़ के जो कल्चर है, वहाँ के लोगों को और छत्तीसगढ़ी संस्कृति को दरकिनार करती है? देखिए, कांग्रेस ना पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हुए लोगों की पार्टी है। इन लोगों को विकास कार्य दिखाई नहीं देता है। आप देखेंगे कि राजभाषा आयोग किसने बनाया? छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम किसने बनाया? राजभाषा का दर्जा किसने दिया छत्तीसगढ़ी को? अभी ट्राइबल म्यूजियम किसने बनाया? ये सारे काम किसने किए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बनाया और संवारा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की है। भारतीय जनता पार्टी के वो हमारे सबसे बड़े नेता रहे। वो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राज्य को बनाया। कांग्रेस को सिर्फ आलोचना करनी है, विरोध करना है। सत्य तो यही है ना। उनके विरोध कर देने से, उनके इस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से बात सच नहीं हो जाती। सच तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और छत्तीसगढ़ की जनता इसीलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि कभी भी
छत्तीसगढ़ संस्कृति को दरकिनार किया गया है, या छत्तीसगढ़ी कलाकारों को कई बारी परफॉर्म नहीं करने दिया जाता है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं क्योंकि ऐसा। ये आरोप लगातार लगते हैं। देखिए, आरोप लगाना उनका काम है, इनकी परिभाषाएं बदल जाती हैं। मैं आपको बताऊं, जो अन्याय कांग्रेस सरकार के समय छत्तीसगढ़िया कलाकारों के साथ हुआ, भारतीय जनता पार्टी की भी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, लेकिन कभी भी कलाकारों को दलगत तरीके से नहीं बांटा गया था। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के कलाकारों को दलगत राजनीति में बांटने का काम, गंदा काम किया। उनको बहुत परेशान किया गया कलाकारों को उस दौर में। तो ये तो ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि मैं कलाकारों के बीच का आदमी, मैं जानता हूं कि कलाकारों ने क्या झेला। नियम कानून तोड़ने का काम किया इन्होंने, जिसको वाइस चांसलर बना दिया उन्होंने। यानी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नियमों की तो धज्जियां उड़ा दिया। पीएससी का घोटाला देखिए, गोबर का घोटाला देखिए, चावल का घोटाला देखिए, कोयले का घोटाला देखिए, शराब का घोटाला देखिए। और वहीं जब हमारी सरकार है तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, एक विजन के साथ काम कर रहे हैं कि 2047 में छत्तीसगढ़ कहां होना चाहिए। देश जब महाशक्तिशाली भारत हो तो वहां पर छत्तीसगढ़ कहां स्टैंड करता है। हम इस तरह की बात कर रहे हैं, उसको लेके, उस लॉन्ग टर्म विजन को लेके काम कर रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे की बात करो और खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। जो लोग कहते थे कि जितना समय नक्सलवाद को बढ़ने में लगा उतना समय नक्सलवाद को खत्म होने में लगेगा कहते थे, उसको यानी समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन उसके बाद भी तो ये आरोप लगते हैं कि अगर नक्सलवाद खत्म हो गया तो वहां की जो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। ठीक है, कांग्रेस वालों के लिए ये मैसेज गया है यहाँ से, IBC 24 के मंच से। आपने विजन की बात करी, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि धरसीवा के आप विधायक हैं, तो इन 2 सालों में अब तक आपने धरसीवा की धरती को किन किन कामों से सींचा है, और आगे आने वाले 3 सालों में आपका क्या विजन है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि हमने, जब मैं विधायक के तौर पर काम करना शुरू किया तो मैंने अपनी प्राथमिकताएं तय कर रखी थी कि मेरी प्राथमिकताएं क्या होगी। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य प्राथमिकता होगी, शिक्षा प्राथमिकता होगी, हमारे किसान भाई हमारी प्राथमिकता होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी प्राथमिकता होगी, युवा हमारे प्राथमिकता होंगे, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। ये सारी चीजें थी और उस पर हमने काम किया। और मैं पहला विधायक हूं जो 1 साल पूर्ण होने पे और 2 साल पूर्ण होने पे अपने कार्यकाल के, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना लेखा जोखा देता हूं कि हमने किस किस विभाग से कितने, किस किस मद से कितना कितना पैसा किस किस काम में स्वीकृत कराया और काम हुआ है, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ। मैंने 400 करोड़ का हिसाब दिया 2 साल में, 400 करोड़ के काम हुए। जैसे मैंने सेहत की बात की, हेल्थ की बात की, तो हमारे धरसीवा का जो हॉस्पिटल है वो पहले कम बिस्तरों का अस्पताल था। नेशनल हाईवे पे होने के कारण, इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण, एक्सीडेंट्स की स्थिति में उस अस्पताल का यानी सारी फैसिलिटी से सुसज्जित होना जरूरी है। तो उसको हमने अपग्रेड कराया, 50 बिस्तर का अस्पताल बनवाया। एक बहुत बड़ा हमने हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया था जिसमें 2-2.5 हजार लोग लाभान्वित हुए। खुद गवर्नर साहब आए थे, स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे हेल्थ शिविर में, जहां 25-30 से ज्यादा स्पेशलिस्ट आए थे और दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल से भी डॉक्टर्स आए थे, एम्स के डॉक्टर्स आए थे। स्कूलों को लेकर बात करें तो न सिर्फ हम सरकारी तौर पर बल्कि सामाजिक संस्थाओं और CSR मद से भी स्कूल बिल्डिंग्स, प्रयोगशाला, कॉलेज की बिल्डिंग, वहां पर अलग अलग सुविधाओं के लिए प्रयास करना, ये सारी चीजें हमने की हैं, जिसमें न सिर्फ सरकार बल्कि जन भागीदारी, इंडस्ट्रीज की भागीदारी और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे भी सहयोग लेके हमने काम करने का प्रयास किया और इसमें हमको बहुत सफलता भी मिली है। आप जाइए खरोरा में, देखिए कि खरोरा पहले कैसी सड़क होती थी, आज 4 लेन सड़क आपको दिखाई देगी। आप जाइए खरोरा में, 100 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा। आप पूरा चले जाइए हमारे नगर पंचायत, वहां भी 100 फीट से ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा। तो न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, न सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, बल्कि संस्कारों की भी बात होनी चाहिए।
एक विशाल हनुमान मंदिर का निर्माण हमारे धरसींवा में हो रहा है। तो हमने हर क्षेत्र में प्रयास किया है कि बेहतर आयोजन हो सके। हमारे खरोरा में राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित होता है, राष्ट्रीय स्तर का। वहां पे आप गणेश विसर्जन में आप देखने आइए झांकी, आपको बहुत आनंद मिलेगा। रायपुर के बाद आप आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे, खरोरा में अद्भुत कार्यक्रम होता है शांतिपूर्ण व्यवस्था में। इन सब बातों को भी हमारे जीवन में होना जरूरी है। न सिर्फ हमें बिल्डिंग सड़क ये चाहिए, हमने बहुत सारे गांव में सीसी रोड्स बनवाए हैं, सामुदायिक भवन बनवाए हैं, महतारी सदन बनाए हैं। तो ये काम तो चल ही रहा है, सड़कों का काम, नालियों का काम, सीसी रोड का काम। अभी रायपुर से सिमगा तक 8 लेन होने वाला है नेशनल हाईवे, वहीं 4 लेन होने वाला है हमारा बलौदा बाजार तक हाईवे। बलौदा बाजार जो रोड है उसमें काफी बड़ा हिस्सा हमारा आने वाला है। सिंचाई के लिए हमने बहुत सारे लाइनिंग का काम, बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को पानी की व्यवस्था मिल सके उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ढेर सारे प्रयास हैं। हमने एक नई परंपरा शुरू की अपने स्कूल कॉलेजेस में। मैं कहता हूं कि मेरा बुके से स्वागत मत करिए, किताबों से स्वागत करिए, और उस किताब से स्वागत करिए जिस किताब की जरूरत स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी को है। और हम जो भी गेस्ट जाते हैं उस किताब में अपना शुभकामना संदेश लिखते हैं, अपना साइन करते हैं और उसी कॉलेज को तुरंत वापस करते हैं, गिफ्ट करते हैं, ताकि वो उस स्कूल, उस कॉलेज की लाइब्रेरी को शोभायमान बनाए। लोग हमारी स्मृतियां चाहते थे, उस लाइब्रेरी में हमारी स्मृतियां रहेंगी। हम अतिथि के रूप में आए थे, हमारा शुभकामना संदेश है उस किताब में, लेकिन वो किताब उस स्कूल के बच्चों के काम आएगी। वो जो गुलदस्ता जो 2-4, 500, 1000, 2000, 5000 का जो गुलदस्ता आता था, हम लेने के बाद जो खराब हो जाते थे जो फूल, उसकी जगह वो किताबें होंगी। हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रयास किए हैं। चाहे कारखानों में होने वाली दुर्घटना में, अभी विगत दिनों एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुखाग्नि से पहले उन परिवारों को 46,50,000 रुपए की राशि उनके हाथ में दे दी गई थी। 45 लाख रुपए का चेक और 1.5 लाख रुपए नगद। ये मुखाग्नि से पहले। हमने बीच में जो दलाली करते थे इन मजदूरों की मौत में, इन श्रमिक भाइयों की मौत में, जो परिवारों के साथ आके जो दलाली करते थे, उनको हमने दूर करने का प्रयास किया है कि जो पीड़ित परिवार है सीधा मुआवजा उन्हें मिले, बीच में कोई ना रहे। इन सारी चीजों में हम लोगों का भरसक प्रयास रहता है। चाहे श्रमिक भाइयों की सेफ्टी को लेकर बात हो, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बात हो, ये सारे विषय हैं हमारे क्षेत्र में जिन पे हम समय में बात करते हैं। महिला सुरक्षा की बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की और दुर्घटना को लेकर की बात की। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हटी थी, भाजपा की सरकार आई थी, तो एक ये उम्मीद थी सभी को कि प्रदेश में अपराध कम होंगे और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, नशाखोरी कम होगी। लेकिन ये जो चीज़ है वो लगातार कम होती तो नहीं दिख रही है। इसके पीछे की वजह क्या? देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर के विषय में हम बिल्कुल समझौता नहीं करते। आप देखिए हमारे यहाँ अगर किसी ने कोई ऐसा अपराध किया है जिससे समाज पर प्रतिकूल असर पड़ा है, तो उन सब की परेड निकाली गई है ताकि उनका मोरल डाउन हो और गांव वाले देखें। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं, आप उदाहरण निकाल लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ऐसी कई घटनाएं हैं। देखिए अपराध एक मानवीय विकृति है। जो स्वभाव में जो अपराधी है वो अपराध तो करता है। देखिए पूरी तरह से अपराध रोकना तो संभव नहीं रहा कभी भी, लेकिन अपराध करने की हिम्मत ना हो, अपराधी डरे कायदा कानून से, ये स्थिति तो बनाई जा सकती है और ये बनाने का हमने भरपूर प्रयास किया है। और जहां भी ऐसी स्थिति आई है, आपराधिक घटनाएं हुई है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है, चाहे वो कोई हो, और उनको बिल्कुल संरक्षण नहीं दिया गया। अपराधी डरे, ये कहा आपने। अभी कुछ दिन पहले धमतरी में एक ट्रिपल मर्डर हुआ था, उसमें आरोपी गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर कानून का कोई खौफ नहीं था। वो जब पुलिस उनको गिरफ्तार भी करी तो वो लोग विक्ट्री साइन दिखाते हुए, खूब हंसते हुए जीप में चढ़ रहे थे पुलिस की। तो ये स्थिति क्यों आ रही है? अब कानून से डर ही नहीं रहे अपराधी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं बोलूंगा उनकी मानसिक दशा का परीक्षण होना चाहिए। वो किस स्थिति में, क्या वो किसी टैबलेट के नशे की स्थिति में थे, क्या वो इस प्रकार के लोग हैं या प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, किस तरह के लोग हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। लोगों का स्वभाव है, तत्कालीन परिस्थितियों में आदमी समझ नहीं पाता। जब उसको इस बात की गंभीरता का एहसास होगा कि उसे कितनी कड़ी सजा होगी और उसे कितना लंबा समय जेल में रहना होगा, उसको क्या सजा होगी, जब उसको इस बात का अंदाजा होगा कि जितना वो आज जवान है
जब बूढ़ा होकर वहां से बाहर निकलेगा, उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण समय गुजर चुका होगा अपने परिवार के बगैर, अपने लोगों के बगैर, तब उसे शायद समझ में आएगा। कई बार आदमी भावावेश ऐसी चीजें करता है, लेकिन उसको इस बात की गंभीरता का एहसास होना चाहिए कि उसने कितना जघन्य अपराध किया है, और आगे जब भी कोई ऐसा सोचे तो उसको ये उदाहरण नजीर प्रस्तुत होना चाहिए कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो ऐसा आपके साथ सलूक होगा। बिजली बिल पे आती हूँ मैं। बिजली बिल की जो समस्या है उसको लेकर प्रदेश में काफ़ी लोगों का गुस्सा देखने को मिलता है और सरकार ने काफ़ी रियायत दी है, लेकिन ये जो रियायत है अभी भी लोग जो है, आम जनता जो है वो पिछली सरकार से इसकी तुलना करती है। बिल्कुल। तो जनप्रतिनिधि हैं आप, तो आपके सामने भी कभी ऐसा हुआ कि लोगों का गुस्सा देखने को मिला है, और इसमें आपका क्या टेक है बिजली बिल को? देखिए, मैं बिजली बिल के विषय में आपको यही कहूंगा कि हमारी सरकार तो चाहती है कि बिजली बिल मुक्त बिजली हो आपके पास। सूर्य घर योजना इसलिए लाई जा रही है कि जो ऊर्जा का जो स्रोत हमारे पास व्यर्थ चला जा रहा है, सूरज की रोशनी, उसका संचय करके हम अपने घर की बिजली क्यों ना पैदा करें। और सूर्य घर योजना में इसलिए बड़ी सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें कोई भी एक साधारण परिवार जिसको अपने रोजमर्रा के जीवन में जितने बिजली की आवश्यकता है वो सूर्यदेव से ग्रहण कर सकता है अपने घर में सोलर प्लांट लगा के, और वो उस प्लांट को लगाने के लिए आसान मासिक किस्तों में और बहुत सब्सिडाइज रेट में सोलर पैनल्स सरकार उपलब्ध कराना चाहती है, ताकि हमारा देश, हमारा प्रदेश दुनिया के साथ समय के हिसाब से मुकाबला कर सके। इसलिए हमारे प्रदेश और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी की ये दूरदर्शिता है कि प्रदेश को उस रफ्तार से आगे लेके जाना चाहते हैं। लोगों के अंदर ये जागरूकता जैसी आएगी, आप देखिएगा कि लोगों को बिजली का बिल ही नहीं लगेगा, क्योंकि अपने घर से बिजली प्रोड्यूस कर लेंगे। तो इतना ज्यादा बिजली बिल देना पड़ रहा है लोगों को? नहीं, अभी तो उसमें भी रियायत दी गई है, अभी उसमें रियायत दी गई है। और निश्चित तौर पे जब भी कोई एक प्रोसेस होता है, जो ट्रांजिट का समय होता है, उसमें सबको थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही आएगा तो फिर जब मुफ्त भी हो जाएगा तो फिर लोगों को ज्यादा खुशी होगी। आपके घर का बिजली बिल बड़ा है क्या, या फिर मेरे घर, और घर योजना? मेरे घर में पहले से ही मैंने 7 साल पहले मैंने अपने घर में 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रखा है। और निश्चित तौर पे क्योंकि मैं सोलर यूज करता हूं तो कह सकता हूं कि बड़ी रियायत हो जाती है। तो अपील तो यही है सभी से कि आप लोग भी बिल्कुल सोलर योजना को अपना लें। जी। एक और समस्या बतौर एक नागरिक मैं भी देखती हूँ और बहुत सारे लोग भी देखते हैं, मतलब जब रोड में हम चलते हैं, हाईवेज पे चलते हैं, तो बहुत सारे मवेशी जो रहते हैं वो दिख जाते हैं रोड में। आपको भी ऐसा कभी देखने को मिला होगा, आप किसी हाईवे से गुजर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मवेशी बैठे रहते हैं, ऐसे में बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, वो लोग की मौत हो जाती है। हम बिलासपुर वाले जो हाईवे में जाते हैं वहाँ पे तो खबरें भी इतनी आती हैं कि 15-20 गाय मर गई ऐसा। तो इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हम लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो यातायात का जो परिषद है यहाँ पे, उसका मैं सदस्य भी हूँ। तो नेशनल हाईवे पे आप जब भी चल रहे हैं तो वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर होता है 118। आप 118 में कॉल करिए और बोलिए कि यहाँ पर मवेशी बैठे हैं। नेशनल हाईवे की टीम आती है और उनको वहाँ से हटाती है। हम लोगों को भी अपने कर्तव्य बोध कहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं सबकी जानकारी के लिए इस बात को बोल रहा हूँ कि हम लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी जागरूकता की ज़रूरत है। हम लोगों को भी इस बात की ज़रूरत है कि हम गाड़ी में बैठे तो बेल्ट लगाएं। हम लोगों को भी ज़रूरत है कि हम हेलमेट लगा के चलें। हम लोगों को भी ज़रूरत है कि हम सिग्नल ना तोड़ें। हम लोगों को भी ज़रूरत है कि हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हुए ना चलें। हम लोगों को भी ज़रूरत है कि हम रॉन्ग साइड ना चलें। ये एक सिविक सेंस हम लोगों को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। और मवेशियों की जो बात है, वो मवेशी की हम ही में से किसी परिवार का मवेशी हो जो हम उसे छोड़ देते हैं, उसके विषय में जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि हमको यह समझना पड़ेगा कि जिस मवेशी को हम लापरवाही पूर्वक छोड़ दे रहे हैं, उसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। इस जिम्मेदारी को हम सबको समझना होगा। तो इसमें सरकार का क्या रोल होना चाहिए? सरकार क्या सॉल्यूशन ला सकती है? क्योंकि आम जनता तो अपनी जिम्मेदारी चलो एक हद तक निभा भी लेगी, बट गवर्नमेंट को भी अभी उसी के लिए सरकार गौ अभयारण्य लेके आ रही है। और इस तरह की योजनाएं, जो आवारा पशु हैं उनको एक सुनिश्चित स्थान पे उनको इकट्ठा किया जाए और उनको वहां रखा जाए, ताकि वो इस तरह की समस्या उत्पन्न ना करें।
एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ। अगर आप फिल्म के डायरेक्टर हैं और आपको एक पॉलिटिकल फिल्म बनानी है, तो आप किस नेता को कौन सा कैरेक्टर देना चाहेंगे? मैं कुछ नेता का नाम बोलूँगी आपसे और आपको बताना है कि आप उनको कौन सा रोल देंगे। मुश्किल काम है। तो सबसे पहला नाम है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। एक्चुअली मैं आपको कहूँ तो किसी कैरेक्टर, आपका सवाल पे मेरा एक सवाल है कि आप आर्टिस्ट जो है ना एक किरदार कर रहा होता है और हर आर्टिस्ट अलग अलग किरदार करता है। अब आप कह रहे हैं कि किसी राजनेता को मैं किसी किरदार में कैसे डाल दूं, यानी किसी आर्टिस्ट के रूप में कैसे डाल दूं, क्योंकि वो तो किरदार बदलते रहते हैं आर्टिस्ट, वो तो पॉजिटिव भी करते हैं नेगेटिव भी करते हैं, इसलिए इस सवाल का जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर आप ये बोलते कि किस नेता के किरदार में आप किस कलाकार को डालना पसंद करेंगे तो कास्टिंग में तुरंत कर दूंगा। लेकिन आप अगर एक आर्टिस्ट है जो रूप बदलते रहता है, जो किरदार बदलते रहता है, उसके किरदार में मैं किसी नेता को कैसे डाल सकता हूं, क्योंकि वो आर्टिस्ट का कैरेक्टर फिक्स नहीं है स्क्रीन पे। अब अनुपम खेर कभी कॉमेडी करते हैं, कभी विलन होते हैं, कभी गंभीर रोल करते हैं, तो मैं कैसे किसी राजनेता को वैसा ट्रीट करूं कि उनको अनुपम खेर कैसे बोलूं? तो अगर उदाहरण के लिए मैं बात करूं जी, तो मुख्यमंत्री जी जो है, मुख्यमंत्री जी का अपना स्वभाव, आप अगर मुझे ये बोलेंगे कि मुख्यमंत्री जी के किरदार को कौन एक्टर अच्छा कर सकता है, तो मैं शायद आपको जवाब दे पाऊं। ठीक है, वैसे ही करते हैं हम। तो आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी के जो कैरेक्टर है उनका, वो कौन अच्छे से करेगा? मुझे लगता है कि उसको परेश रावल जी अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, और गृह मंत्री विजय शर्मा जी को? हाँ, विजय शर्मा जी के किरदार को करने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। विजय शर्मा जी के किरदार को करने के लिए बॉलीवुड से मुझे ऐसा लगता है कि किसका नाम लूँ मैं, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। वो एक्टर मुझे ध्यान में नहीं आ रहे हैं, वो डबिंग भी करते हैं और सीरियल्स में भी किए हैं, कुछ फिल्म भी किए हैं। वो, उनकी बड़ी मोटी सी आवाज़ है, क्या नाम लिखते हैं वो, नाम उनका ध्यान में नहीं आ रहा, बहुत हैवी वॉइस है उनकी, उनकी वाइफ भी एक्ट्रेस है, वो बहुत अच्छा करेंगे। मैं नाम, क्या नाम तो लिखते हैं, नाम ध्यान से उतर गया मेरा, चलिए ठीक है, लेकिन वो चेहरा मुझे ध्यान में आ रहा है। कोई बात नहीं। अजय चंद्रा, शरद केलकर है ना, शरद केलकर बहुत अच्छा करेंगे उनका कैरेक्टर। नेक्स्ट है अजय चंद्राकर जी। हाँ, अजय चंद्राकर जी के लिए मुझे लगता है कि अजय चंद्राकर जी का किरदार मनोज जोशी जी बहुत अच्छा करेंगे। मनोज जोशी जी। भूपेश बघेल? हाँ, भूपेश बघेल जी का किरदार वैसे कौन दिखते हैं, चश्मा लगाते हैं भूपेश जी, तो उनका किरदार करने के लिए मुझे लगता है कि अनुपम खेर कर सकते हैं वैसे। अनुपम खेर? हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी? हाँ, उनका बहुत धीर गंभीर व्यक्ति, तो मुझे लगता है अमिताभ बच्चन उनके लिए बहुत अच्छा। क्या बात है। कवासी लखमा जी? हाँ, कवासी लखमा जी के लिए जॉनी लीवर बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच अनुज शर्मा जी। ऐसे ही तो ये थे हमारे साथ अनुज शर्मा जी IBC 24 के माइंड समिट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके अगर कोई सवाल हो अनुज शर्मा जी से तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हम अगली बार जब आएंगे इनके साथ इंटरव्यू करने के लिए तो ज़रूर हम पूछेंगे। नमस्कार।